सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मगर आपको बता दें कि आपको एंजॉय करने के साथ साथ कुछ काम भी दिए गए थे वेकेशंस के, और उसमें था आपका हॉलीडे होमवर्क। उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी दिया गया था। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने थे हम टीजी से। मगर आपको ये भी पता है कि हमने पूरी तरह से चैप्टर कवर नहीं किया था, तभी वेकेशन हो गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम वेकेशंस के बाद मिले तो नए दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ और नए चैप्टर के साथ करें। इसलिए हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऐसे ऑनलाइन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब भी ये समझा रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको इसमें कोई डाउट न रहे। यदि फिर भी कोई डाउट रह सकता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं जहां पे हमने खत्म किया था, चैप्टर को एंड किया था। वो पार्ट क्या था? तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को कहाँ से? सेल से स्टार्ट किया था। उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर उसका हिस्ट्री, रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वगैरह वगैरह चीजें देखते हुए पूरा पार्ट 1 खत्म किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जिसमें हमने पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी आयनिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर यानी मेटेलिक कंडक्टर से कंपेयर किए थे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। उन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स का वेरिएशन हमें पढ़ना था डाइल्यूशन के साथ, जो हमने छोड़ा था। तो वही से चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। वह वेरिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स विद डाइल्यूशन, जिसको एनसीईआरटी किस नाम से बताती है? तो एनसीईआरटी कहती है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। ये एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक से ये नाम रहता है इसका। तो चलिए बिना देरी किए, बिना टाइम पास किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक हम कवर करते हैं। और हाँ, एक लेक्चर के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेरिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ डाइल्यूशन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है? तो वो टर्म्स हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है? कंडक्टेंस। अगर स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो तो अवॉइड करिएगा। हम केमिस्ट्री सीखने आए हैं, इंग्लिश नहीं। उम्मीद है आप समझदार होंगे। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड लास्ट में हमें पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि ये जितनी भी पढ़ाई हम लोग करेंगे वेरिएशन, उसको 2 पार्ट में करेंगे। जो वेरिएशन है वो वेरिएशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का ही देख रहे हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, अगर आपको कंफ्यूजन हो गया अभी हमारी किसी बात से तो इसको मैं एक बार दूर कर देता हूँ। आप कहोगे सर यह तो आपने गलत बोल दिया, आपने कहा सर इसका वेरिएशन देखना है, अभी आप कह रहे हैं वेरिएशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का देख रहे हैं। देखो, हम वेरिएशन हम इन्हीं की स्टडी करेंगे, मगर ये सारी चीजें किसकी प्रॉपर्टी है? ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की। जो हमारा सोल्यूशन है उसी का रेजिस्टेंस होता है, उसी का कंडक्टेंस होता है, उसी की रेजिस्टिविटी होती है, उसी की कंडक्टिविटी होती है और उसी की मोलर कंडक्टिविटी होती है। अच्छा चलिए, आगे बढ़ने से पहले जरा एक कुछ छोटा सा रिकैप लेते हैं। जरा आप ये बताइए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? सोच लिया? एक्सटेंसिव है। ये कैसी है? इंटेंसिव है। सर ये कैसी है? तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। सर इसमें ये क्या है? ये कंडक्टिविटी है सर। ये क्या होता है सर? ये इंटेंसिव होता है। ये क्या है? ये भी इंटेंसिव होता है। ये भी क्या है? इंटेंसिव है ऑब्वियस। मोलर कंडक्टिविटी क्या इंटेंसिव है भाई। अमाउंट चेंज करने से ये चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको याद दिला दें कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है।
कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब कोई सा भी वॉल्यूम, कोई सा भी अमाउंट लेके आएंगे हम, तो वही वॉल्यूम उठाएंगे जिसमें 1 मोल होगा। चलिए ठीक है, अगर आप परेशान हो गए तो कोई बात नहीं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो है, ये सब किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए है। तो हमें सोल्यूशन जान लेना जरूरी है कि दो टाइप का होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद दिला देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पहले ये जानना, सॉरी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डालने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता हो। एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डालने के बाद अपने आयंस में क्या हो जाता हो? डिसोसिएट हो जाता हो। इसका मतलब अगर चीजों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आयन होना जरूरी है। अगर आयन ही नहीं रहेगा तो डिसोसिएट होने का सवाल ही नहीं बनता। तो जनरली आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड ही होते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें। कुछ कोवेलेंट होते हैं, तो कोवेलेंट में भी वो वाले होते हैं जिनमें हाईली आयनिक कैरेक्टर होता है, वही इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ऐसा होता क्यों? तो ये बातें आपको प्रीवियस क्लास में समझाई गई हैं कि जो आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन की वजह से सॉलिड स्टेट में होते हैं, बंधे हुए होते हैं, स्ट्रिक्टली जो है बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से। मगर यही जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर क्या होती है? अपनी प्रॉपर्टी होती है। पानी एक मीडियम, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। डाइलेक्ट्रिक, हर मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि वो करता है क्या? वो करता है ये कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, डजंट मैटर, जैसे उस मीडियम में आएगा उस फोर्स को वो डिक्रीज कर देगा। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 81 से 82 के बीच में होता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर 82 मान के चले तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो भी फोर्स है, वेदर इट्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, जब भी वो वाटर के अंदर आएगा वो 81 टू 82 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब वो पानी में डालते हैं तो 81 से 82 टाइम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आयन जो एक दूसरे से चिपके हुए थे वो अलग हो जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो अलग अलग मूव करने लगते हैं। इसलिए अब ये जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं, इसलिए ऐसे सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। वीक क्या होता है? वीक वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। 100 डालोगे 5 से 10 टूटेंगे, बाकी एज इट इज पड़े रहेंगे। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जिसमें 100 आउट ऑफ 100 टूट जाए। अब ये आपसे एक सवाल है, आपसे पॉज करिएगा, सोचिएगा, किसके और टूटने की गुंजाइश है? और ज्यादा टूटने की गुंजाइश किसमें है, वीक के या स्ट्रॉन्ग के? अगर आपने ठीक सोचा है तो आंसर है वीक के। स्ट्रॉन्ग के क्यों नहीं? स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी टूट जाता है, एक बार आपने डाला वो टूट गया पूरा, दोबारा नहीं टूटेगा। 100 डाले तो 100 टूट गए, बचेगा, अब कौन टूटेगा? तो और ज्यादा टूटने की गुंजाइश कहाँ बची रहती है? वीक के अंदर। वो कैसे? वो हम आगे सीखेंगे ना चैप्टर में कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अब हम लोग एक एक चीजें स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस की अगर पढ़ लिया तो कंडक्टेंस की पढ़ने की जरूरत नहीं, रेजिस्टिविटी का पढ़ लिया तो कंडक्टिविटी की पढ़ने की जरूरत नहीं। उल्टा सोचना है। असल में हम उल्टा ही पढ़ेंगे, हम कंडक्टेंस का पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी का पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे। मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि जब इनको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको भी सोच पाएंगे। अब तक सीबीएसई ने इस पर कोई सवाल नहीं पूछा है, मतलब इस पर सवाल पूछा है, डायलूशन के साथ वेरिएशन वाला जब सवाल लेती है तो उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं इसको समझा रहा हूँगा तो आप इसके रिगार्डिंग आने वाले क्वेश्चन भी जो कभी फ्यूचर में आए तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्टेंस से कहानी को। धीरे धीरे, आप बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, चीजों को जल्दी जल्दी ले चलना है। अभी जब काम की चीजें आएंगी तो उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, तो चलिए इसका सबसे पहला पार्ट देखा जाए कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कहानी क्या होगी। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कहानी क्या होगी, और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कहानी क्या होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अच्छा डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कई बार सवाल में डाइल्यूशन देखिए कह देता है वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ेगा भाई, पानी डालोगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो होता क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये पूरा कंडक्टेंस
ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कंडक्टेंस है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर रीजन बता दीजिए इसका, ऐसा क्यों होता है भाई, रीजन तो इम्पोर्टेंट है। होता ये, अब हम डायलूशन नहीं लिख रहे हैं, जनरली वॉल्यूम ही लिख रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, स्पेस बढ़ता है। किसके बीच स्पेस, आयंस के बीच में। सर ये कैसे हो जाता है, जब पानी डाले तो पानी तो डाल रहे हैं, पानी क्या कर रहा है, पानी और आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वीक करेगा ना, फिर सर और टूटने की तो गुंजाइश नहीं, तोड़ेगा नहीं भाई। ये आयन थे जुड़े हुए थे, पानी ने तोड़ दिया, और पानी डालो थोड़ा और दूर कर देगा, आयन को दूर कर देगा। क्यों, पानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम तो कर रहा है ना इनके बीच। तो पानी जैसे आएगा आयंस के बीच में स्पेस और बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगी तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा तो सर क्या होगा, तब ये होगा कि मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगी, आप बोलिएगा मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आयन की मोबिलिटी बढ़ गई, आयन दौड़ रहे हैं मतलब चार्ज दौड़ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, करंट बढ़ा मतलब कंडक्टेंस बढ़ा, कंडक्टेंस क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है ठीक है, हाँ सर ये वाला बात समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। सर वीक वाला बता दीजिए, वीक में क्या होता है, सेम कॉपी पेस्ट करिए, डायलूशन बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर, मुझे पता है क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा। नहीं, सही गलत बताया, नहीं ये भी सही बताया है। इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या है, आई होप कुछ लोग समझ भी गए होंगे, कि जब आप डायलूशन बढ़ाते हो यानी वॉल्यूम बढ़ाते हो, मैं रीजन लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा, ये रीजन लिख रहा हूँ। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो स्पेस तो बढ़ता ही है, ठीक है ठीक है, स्पेस बढ़ता है। चलो इसको क्यों लिख रहा हूँ, दो इफेक्ट आता है ना, दो इफेक्ट आता है भाई, स्पेस बढ़ता है, ठीक है, अच्छी बात है। एक है कि अल्फा भी बढ़ता है। सर ये अल्फा कौन सी बला का नाम है, सर ये जो अल्फा है ना, इसको हम डीओडी कहते हैं। सर अब डीओडी कौन सी बला का नाम है, डीओडी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, डिग्री ऑफ, ये क्या होता है, अरे इसका मतलब होता है कि आपने अगर 100 डाले तो उसमें से कितने टूटे, ये होती है डिग्री, डिग्री मतलब कितना, हाउ मच, तो कितना टूटा। तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितना टूटा, तो चला ठीक है, इसको जरा एक मिनट के लिए साइड में रखो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका हाई होता है, स्ट्रॉन्ग का या वीक का, सर स्ट्रॉन्ग का हाई होता है, वो ज्यादा टूटते हैं भाई, वीक का कम होता है। इसका मतलब कंप्लीटली कौन टूटता है, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका होता है, सर स्ट्रॉन्ग का होता है। 5 से 10% किसका होना चाहिए, वीक का होना चाहिए, वीक का इतना ही होता है 5 से 10%, बहुत ज्यादा होता है 15%, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब 100 डाले तो 5 टूट गए, 95 नहीं टूटे, तो और पानी आएगा तो वो बचे हुए 95 में से भी कुछ को तोड़ेगा, सबको नहीं तोड़ेगा, मगर उसमें से भी जितना तोड़ सकता है वो तो तोड़ेगा। अभी अभी पीछे हमने कहा था ना कि और टूटने की गुंजाइश कहाँ बची है, वीक में बची है। तो जब यहाँ पर पानी आता है, यहाँ पर भी तोड़ सकता था मगर यहाँ था ही नहीं कुछ तोड़ने के लिए, इसलिए नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पे जब पानी आता है तो पानी अल्फा भी बढ़ाता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं अल्फा बढ़ने से, अल्फा बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आयन। सर पानी और आया, पानी और आया, पानी ने क्या किया, जो आयन पहले से नहीं टूट पाए थे, जो सब्सटेंस यानी जो मॉलिक्यूल नहीं टूटे थे, उसको भी क्या किया, उसने तोड़ दिया। तो लेट से हमने कहा कि 100 पार्टिकल हमने डाले थे, 100 में से 5 टूट गए, 95 बचे, 5 टूटे तो 1 प्लस 1 माइनस, टोटल 10 चार्ज निकले उनके, 5 प्लस 5 माइनस। पानी आया जो 95 नहीं टूटे थे, उसमें से 5 को और तोड़ा तो 5 प्लस और 5 माइनस और निकले, तो चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो करंट बढ़ा। क्यों, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज बढ़ा करंट बढ़ा, करंट बढ़ा कंडक्टेंस बढ़ा। बात समझ आ रही है। तो स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, सर स्पीड बढ़ने से, सॉरी यार स्पीड क्यों करा, सॉरी सर, स्पेस, स्पेस बढ़ने से क्या हुआ, स्पेस बढ़ने से तो मुझे पता है मोबिलिटी बढ़ी ना, मोबिलिटी, सर मोबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, सर मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या हुआ, कंडक्टेंस बढ़ा। सर बात तो वही है, घुमा फिरा के इतनी क्यों कर रहे हो, नहीं भी बताते तो हम आंसर तो सही बताते ना, ठीक है। चलो अब एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको ये बात समझे तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दो। सर HCOOH क्या, कार्बन, कार्बन आ गया इसमें, कार्बन, कार्बन से कुछ याद करो, जहां भी कार्बन आ जाए वो वीक होता है,
और ये HCl है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। दोनों में ही हमने क्या किया, 100 ml वाटर ऐड कर दिया। यहाँ भी हमने 100 ml वाटर ऐड कर दिया। अब सवाल पूछा है, ध्यान सुनिएगा, सवाल पूछा है कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा इंक्रीज होगा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का। वीडियो को पॉज करके आंख बंद करिए और आराम से सोचिए। हिंट में देता था, ये वीक है स्ट्रॉन्ग है, किसका ज्यादा बढ़ा। ठीक है, सोच लिया। चलिए आंसर सुनिए। आंसर है इसका जो कंडक्टेंस है 2 बार बढ़ा होगा सर, 2 बार बढ़ा। एक बार स्पेस बड़ी होगी, मोबिलिटी बड़ा होगा, तो बड़ा होगा भाई, कंडक्टेंस बड़ा होगा। अल्फा बढ़ने से नंबर ऑफ आयन बड़ा होगा। यहाँ भी सर 2 एरो खींच रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, क्योंकि जो मोबिलिटी बढ़ने वाला जो इफेक्ट होता है वो इसकी कंपैरेटिवली वीक होता है यार। कहीं पे मोबिलिटी बढ़ गई और कहीं पे जो है चार्ज ही बढ़ गया, तो दोनों में फर्क है भाई। चार्ज बढ़ने से जो इफेक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा, मोबिलिटी बढ़ने का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से भी अच्छा खासा दौड़ ही रहे थे, थोड़ा सा और तेज दौड़ लिए। मगर जब नंबर ऑफ चार्ज ही ज्यादा हो गए तो ये बिल्कुल वैसे ही है। एक काम हो रहा है, आपने क्या किया, वर्कर काम कर रहे हैं, आपने बोला कि थोड़ा स्पीड अप करो भाई, थोड़ा तेज काम करो, ठीक है काम तेज होगा। आपने क्या किया, 10 वर्कर ही नए ला के रख दिए, तो उस केस में काम और तेज होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सेम यही कहानी है, एक तो इंक्रीज हुआ कंडक्टेंस मोबिलिटी से, दूसरा दूसरा हुआ नंबर ऑफ आयन के बढ़ने से, मतलब नेट इफेक्ट देखा जाए तो बड़ा ही है। यहाँ पर तो एक ही इफेक्ट काम कर रहा है ना, आयन तो पहले से ही बढ़े हुए हैं। सर आयन ज्यादा भी तो थे, सर आयन ज्यादा थे, सही बात है। अगर अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं, अभी भी कंडक्टेंस किसका ज्यादा, नीचे वाले का। सर कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, कंडक्टेंस नीचे वाले का ज्यादा है, क्योंकि इसमें आयन ज्यादा है। हमने ये नहीं पूछा किसका कंडक्टेंस ज्यादा, हमने पूछा किसमें किसमें इंक्रीज ज्यादा हुआ है। इंक्रीज ऊपर वाले में ज्यादा हुआ, क्यों। अब कहानी को ऐसे सोचो कि इसका कंडक्टेंस ना पहले से बहुत कम था, बहुत कम था। लेट्स से अगर नंबर में बात करें तो इसकी यूनिट होती है साइमन। तो अगर इसका कंडक्टेंस 100 साइमन रहा होगा नीचे वाले का, तो ऊपर वाले का रहा होगा 10 साइमन। ऊपर वाले का बढ़ के हो गया 50 साइमन और नीचे वाले का बढ़ा 120 साइमन। सर अभी भी किसका ज्यादा है, नीचे वाले का बहुत ज्यादा है भाई। मगर इंक्रीज किस में ज्यादा हुआ है, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 20 का, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 40 का। भाई बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर ये पूछता कि दोनों में से किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, तो आप नीचे जवाब दोगे। पानी डालने के बाद किसका कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो भी यही जवाब दोगे। लेकिन पूछेगा किसमें इंक्रीज ज्यादा होगा, तो आप आंसर ये दोगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम इसको हटाते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस हमने नहीं बताया, इसको उल्टा सोचना है, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, रीजन भी समझ गए, नोट्स वगैरह आपको दिया गया उसमें देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिंबल क्या होता है इसका, कप्पा। अच्छा, पीछे वाले का सिंबल लिखना भूल गया था मैं, सी होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टिविटी क्या होता है। अच्छा पहले समझा दे कंडक्टिविटी होता क्या है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी है, इसके अंदर आयन होंगे, अपने आयन ही होंगे ढेर सारे, कैटायन एनायन जो है सब। पानी का वॉल्यूम अपना कुछ होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, 1 ml निकाल लेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में से 1 ml निकालेंगे। अच्छा कहीं से भी निकालेंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो कहीं से भी निकालेंगे, सेम ही निकल के आएगा। तो 1 ml आपने निकाला, तो उसमें जो आयन होंगे 1 ml के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 1 ml के अंदर आयन होंगे, ये जितनी कंडक्टेंस ऑफर करेंगे वही कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी। अब ये चाहे स्ट्रॉन्ग की बात करें चाहे वीक की बात करें, सर स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या होगा, यहाँ पे फर्क ये होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा इतने आए हैं तो वीक रहा होता, अगर ये वीक रहा होता तो इतने आते, बस और ज्यादा कोई इफेक्ट थोड़ी ना आता देखने में। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसमें वेरिएशन की बात करें, तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो
चाहे वीक हो, दोनों की कहानी एक ही जैसी होती है। सर पीछे भी तो एक ही था मगर रीजन तो अलग अलग था, यहाँ रीजन भी सेम होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये है कि जब डाइल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये बात हम जान गए हैं। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा सर, स्पेस बढ़ेगा, स्पेस, ये भी बात हम जान गए। सर स्पेस बढ़ने से पहले आपने बता दिया कि आयन भी बढ़ेंगे, ठीक है ठीक है। स्पेस बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयन पर या इन 1 ml सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। सर कैसे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें तो ऑलरेडी दूर है। जब आप पानी डालोगे तो पानी आयंस को कहाँ भेजेगा, दूर भेजेगा। जब आयन दूर जा रहा है तभी तो मोबिलिटी बढ़ रही थी। जब ये आयन दूर चले जाएंगे तो इतने में ही, जब इसमें और पानी आपने ऐड किया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, जब आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो इतने में ही पहले ज्यादा आ रहे थे, अब क्या आएंगे, कम आएंगे। इसमें भी सेम कहानी, पहले ज्यादा आ रहे थे अब क्या आएंगे। सर ये भी तो आपने कहा था कि इसमें, ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ आयन भी तो बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं मगर नंबर ऑफ आयन ऑलरेडी कम भी तो होते हैं, तो इस वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, तो आयन तो बढ़ेंगे, ओवरऑल कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, मगर 1 ml के अंदर जो है वो आयन अभी भी कम रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी डालने से थोड़ा सा टूट जाता है। ठीक है, हाँ मगर एक बात है, जैसा तुम सोच रहे हो उस हिसाब से एक बात है कि इसमें जो वेरिएशन आएगा वो उल्टा आएगा। जितना वेरिएशन यहाँ देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा ये डिक्रीज होगा उतना ज्यादा वो डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर काम कर रहा है, दूर ले जाने वाला, मतलब 1 ml के अंदर आयन को कम करने वाला, डिक्रीज ज्यादा होगा। इसमें 2 फैक्टर काम कर रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है तू। दो फैक्टर काम कर रहा है, एक तो आयन दूर जा ही रहे हैं, दूसरा आयन बढ़ भी तो रहे हैं, दूर जा रहे हैं बढ़ भी रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट ठीक है, डिक्रीज आता है, मगर इसके कंपेरेटिवली एक ही है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर अगर डिक्रीज करा रहा है तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज भी तो कर रहा है, मगर इंक्रीज करने वाला फैक्टर थोड़ा कम है, इसलिए ओवरऑल जो डिक्रीज आ रहा है वो थोड़ा कम आ रहा है, समझ रहे हो ना। मगर इसमें एक ही फैक्टर है जो डिक्रीज ही कर रहा है, तो इतना का इतना ही रहेगा, वो कोई घटाने वाला है। ओवरऑल दोनों में ही डिक्रीज आ रहा है, ओवरऑल दोनों में ही डिक्रीज आ रहा है, मगर ज्यादा डिक्रीज कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग के केस में आ रहा है। ये कौन सा केस है, स्ट्रॉन्ग, ये कौन सा केस है, वीक है। ठीक है, रीजन समझ गए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना इसमें, ऐसा ही है, चीजें आसान है इसमें, इसमें कोई खास कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सीबीएसई ने अब तक ऐसा पूछा नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप हर तरीके से थिंकिंग के लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मोलर कंडक्टिविटी लास्ट है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सिंबल क्या होता है इसका, लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम। चलिए देखिए, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या बढ़ेगा सर, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से 2 चीजें होंगी यहाँ पे। सर कभी आप 2 लिख रहे हो, कभी एक, अरे सिचुएशन के हिसाब से भाई कर रहे हैं। देखो लैम्डा एम का फॉर्मूला जरा साइड में देखो क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम मतलब मोलैरिटी। पीछे की चीजें हमने पढ़ ली है, कौन क्या कैसे होता है। अभी देखो हमने कहा, अभी पीछे हमने देखा कि लैम जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, डाइल्यूशन बढ़ रहा था, तो कप्पा यानी कंडक्टिविटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। और मोलैरिटी क्या करती है, मोलैरिटी होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे नहीं सोच पाओगे तो लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, मतलब वैल्यू छोटी हो रही है, मतलब मोलैरिटी घट रही है। दोनों में सेम ही तो आ रहा है, हाँ दोनों में इफेक्ट सेम ही आ रहा है, मगर दोनों है अलग अलग जगह। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम बढ़ने से कप्पा घटता है। सर ये बताओ, ये घटेगा तो इसका न्यूमरेटर घटेगा, यस न्यूमरेटर घटेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी।
अभी बताओ ये घटेगा तो इसका डिनोमिनेटर घटेगा। हाँ सर इसका डिनोमिनेटर घटेगा, इसका मतलब लैम्डा एम। ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है। ये कह रहा है कि इसको घटाओ और ये कह रहा है इसको बढ़ाओ। किसकी सुने? तो ध्यान से सुनिए, हमें इसकी सुनना होगा जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कप्पा का या एम का। तो कप्पा का इफेक्ट क्या था? वॉल्यूम बढ़ने से आयन दूर जाते थे, दूर जाने से क्या होना था? मोबाइलिटी जो है थोड़ा सा बढ़ती थी, मगर पर ml 1 ml के अंदर जो नंबर ऑफ आयन है वो कम हो जाते थे, इसलिए कप्पा घट जाता था। मगर मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी सीधा पानी डालो शरबत के अंदर, पानी डालो सीधा, शरबत हल्का हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा। तो कौन सा इफेक्ट, आप जरा सोचो, कौन सा इफेक्ट ज्यादा कारगर होगा, कौन सा तेजी से काम करेगा? पानी डालने से शरबत जल्दी से हल्का हो जाता है या कप्पा में ज्यादा वेरिएशन आता है? खैर ये चीज, इस चीज का जवाब देना उतना सरल है नहीं जितना सरल मैं और आप समझ रहे हैं। ये है मुश्किल, मगर एक्सपेरिमेंट किए गए। किसी ने, अक्सर कहा करते हैं किसी ने बहुत मेहनत की ताकि हमें कम मेहनत करनी पड़े, तो किसी ने बहुत से एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कंडक्ट किए हैं। वो सब करने के बाद पता चला कि जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है, वो मोलैरिटी है। इन दोनों में डोमिनेटिंग कौन है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है? डोमिनेटिंग इफेक्ट है। इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि लैम्डा है। सर किसके लिए बता रहे हैं? स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए? दोनों के लिए भाई, दोनों के लिए यही है। स्ट्रॉन्ग की बात करो चाहे वीक की बात करो, दोनों में सेम आंसर, सेम रीजन, ठीक है, विद सेम एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। कंडक्टेंस की कहानी, रेजिस्टेंस का अपोजिट करना है। कंडक्टिविटी की कहानी, रेजिस्टिविटी का अपोजिट करना है। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे वेरिएशन हो रहा है, और आपको ये भी समझ आया होगा सिर्फ कंडक्टेंस में ये वेरिएशन देखना था हमें। बाकी सब में वेरिएशन का रिजल्ट तो सेम ही है, किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सर वेरिएशन का इफेक्ट सेम ही रहेगा या अलग अलग? इसमें भी भाई सेम नहीं रहेगा, इसमें अलग अलग रहेगा। क्या अलग अलग रहेगा समझो। अलग अलग ये रहेगा कि जो वेरिएशन आएगा वो ज्यादा स्ट्रेट वेरिएशन, ना इसको कैसे कहते हैं, सॉरी चलो ठीक है इसको रोकते नहीं, अपना ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ से ज्यादा हमें समझ आ जाएगा वेरिएशन कहाँ कैसा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है, चीजों को लाइटली लीजिए। इसको हटाते हैं, ग्राफ में आपको समझ आ जाएगा ना, मैं स्किप नहीं करूंगा, मैं ग्राफ में ये चीज आपको समझाऊंगा कि लैम्डा एम का वेरिएशन क्या स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए सेम रहने वाला है। हटा दें इसको, चलिए। तो ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे हम लोग। अब देखिए इसके बाद से जितनी भी बातें मैं करने जा रहा हूँ सब एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, तो प्लीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस न लीजिएगा अगर आपको चीजों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगा। हालांकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ठीक है। तो ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। ग्राफ में सबसे पहले किसका खींचेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये जो ग्राफ खींचा गया है किसके किसके बीच खींचा गया है? जो ग्राफ खींचा गया है ये खींचा गया है लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ सी। सर वॉल्यूम की बात कर रहे थे और आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन रख लिया, चलो ठीक है, इन्वर्सली है कंसंट्रेशन वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली है। वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगा, मगर वी वर्सेस रूट सी। बहुत से ग्राफ खींचे गए होंगे, ये वाला ग्राफ ज्यादा बढ़िया आया होगा, ज्यादा स्टडी योग्य आया होगा, मतलब स्टडी मतलब पढ़ने योग्य, इजी टू अंडरस्टैंड रहा होगा ये वाला ग्राफ, इसलिए ये वाला ग्राफ लिया गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसा आता है? एक्स एक्सिस पे लेंगे रूट सी और वाई एक्सिस पे लिया जाएगा लैम्डा एम। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ आ रहा है, जिसकी स्लोप कैसी है? स्लोप देखा जाए तो नेगेटिव है, ऐसा ना, ऐसे को पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, इसको नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन का है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन भी मतलब इसको भी फॉलो करेगा। तो इसमें भी वेरिएशन को अगर देखा जाता है इक्वेशन में बताया जाए तो ये आता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस का ए रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए तो y एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा? लैम्डा एम, ठीक है। m
m की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ a, मतलब नेगेटिव स्लोप है विथ a, ठीक है। x एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, x एक्सिस पे मिल जाएगा रूट सी, ठीक है। c यानी y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा लैम्डा एम नॉट। सर लैम्डा एम नॉट क्यों लिखा आपने, अभी समझाते हैं लैम्डा एम नॉट क्या है। सर इस पर डॉट क्यों लगा, इसका मतलब भी समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर उधर से हम इधर आ रहे हैं, ठीक से इमेजिन करिए, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर इधर की तरफ चल रहे हैं, तो इधर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे रूट सी क्या होगा, कम होगा। रूट सी कम होने का मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायलूशन बढ़ रहा है, डायलूशन बढ़ने से आप देख रहे हो लैम्डा जो मोलर कंडक्टिविटी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। मतलब मगर आपको एक बात समझ आएगा कि ये बहुत ज्यादा शार्प वेरिएशन नहीं है कि मतलब बढ़ाया तो बढ़ गया बहुत तेजी से, नॉर्मली बढ़ रहा है और जो है लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम डायलूशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, सर ये वो पॉइंट है जहां पर रूट सी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। रूट सी की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन जीरो हो गई। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब सल्यूट है ही नहीं, सल्यूट है मतलब डायलूशन कितना हो गया, डायलूशन इनफाइनाइट हो गया। जब इसमें पानी अब इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, इतना डाल दिया कि सल्यूट के आगे पानी इतना ज्यादा हो गया कि उस सोल्यूशन के अंदर हम कह सकते हैं कि सल्यूट का अमाउंट जीरो है। जैसे कहने का मतलब आपने एक ग्लास शरबत बनाया था, उस एक ग्लास शरबत में एक ड्रम पानी डाल, सर ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। एक गिलास पानी को उठा के एक गिलास शरबत को उठा के एक ड्रम पानी के अंदर आपने डाल दिया, तो क्या ड्रम का पानी मीठा हो जाएगा। अगर आप कहते हो हाँ, तो हम कहेंगे ठीक है, वो 1000 लीटर वाली जो टैंक आती है पानी का भरा, उसमें आपने एक गिलास, छोटा वाला गिलास शरबत डाल दिया, तो आप बोलोगे सर उसमें चीनी की कंसंट्रेशन कितनी, अब जीरो है भाई। क्या चीनी है, नहीं है, मगर कंसंट्रेशन कितनी, जीरो। क्यों जीरो भाई, क्योंकि रिलेटिव अमाउंट देखा जाए सॉल्यूट का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो वो इतना कम है कि सॉल्वेंट के आगे सॉल्यूट का वो अमाउंट जीरो है। इसका मतलब वो सिचुएशन है जब आपने डाइल्यूशन कितना ज्यादा कर दिया, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ही ज्यादा, मतलब इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया इसको। तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, लैम्डा एम नॉट एनसीईआरटी लिखते हैं, कुछ साइड बुक में आप देखोगे तो इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सर दोनों नाम एक ही सेंस दे रहे हैं, हाँ एक ही सेंस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं मैं समझा देता हूँ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपने कहा सर डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाते से डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम डाइल्यूशन बढ़ाते गए, कंडक्टिविटी बढ़ती गई, मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन बढ़ाते गए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने का मतलब है कि अब और ज्यादा डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस समय जितनी भी मोलर कंडक्टिविटी है ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकती इसलिए इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। जैसे आपने वहां पर पढ़ा था लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग जो जीरो से लेकर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में वैल्यू वेरिएट करती है या वेरी करती है, किसमें, फ्रिक्शन के केस में। खैर उसको छोड़िए। लिमिटिंग का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम पहुंच गया, ये लिमिटिंग है, ये लिमिट है मोलर कंडक्टिविटी की, इससे ऊपर नहीं जा सकती। ये जो भी गिवन सोल्यूशन है इसके मोलर कंडक्टिविटी की ये लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। इसके ऊपर नहीं जाने का मतलब इससे ज्यादा डायलूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डायलूशन अगर होता, इससे ज्यादा अगर डायलूशन होता तो ये और इंक्रीज करती, क्योंकि डायलूशन बढ़ने से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों नाम एक ही है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलूशन बोलिए या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये इसका वो है। आपको भी सर इस इक्वेशन को बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम होता है डेबाय हकल, डेबाय, साफ लिख देते हैं इसको, डेबाय हकल अनसेगर इक्वेशन। डेबाय हकल अनसेगर इक्वेशन बोलते हैं। सर इसका कोई रोल है, तो अब तक मान के चलिए सीबीएसई ने इससे ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं है। अगर
कुछ पूछती भी है अच्छा घुमा फिरा के, तो हमको लगता है वही y इक्वल टू mx वैसे स्लोप वगैरह ऐसा निकलवा के डेटा वगैरह देके एंगल वगैरह पूछ सकती है आपसे, इसके लिए प्रिपेयर रहेगा। वैसे अब तक कोई सवाल पूछा नहीं है, पूछा कभी तो वही पुराने टाइप का जो ग्राफ टाइप का जिसमें मैथ्स होता है। बच्चे डर जाते हैं केमिस्ट्री के नाम से, मगर होता मैथ्स है इसमें सिंपल, ठीक है। तो ये थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। हमने दो चीजें देखी कि इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली जा सकती है, इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है ना। और हमने सीखा कि जो वेरिएशन आता है वो बहुत ज्यादा नहीं आता है, लीनियर वेरिएशन होता है, बहुत शार्प नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं डायल्यूशन, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी बात कर लीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी कैसी रहती है, तो देखिए कैसी रहती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। इसको आप डॉट डॉट करके बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाता है। ये तो खैर चल ही रहा है, इसको हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, खैर ये तो मैथ्स की बात है। इसमें आप देखते हो कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, इधर से आ रहा है डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इधर जाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रूट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक पॉइंट के बाद ये अचानक से बहुत तेज बढ़ता है। सर ये अचानक से क्या हुआ? ये अचानक से वही हुआ है, पहले आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, पानी डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, तो धीरे 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 मोबिलिटी बढ़ रही थी, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। या एक ऐसे भी समझ लीजिए कि जो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी वाला इफेक्ट तो आपने देखा है ना, वो ज्यादा कारगर होता है। तो मोलैरिटी बढ़ने की वजह से जो है ये सॉरी मोलैरिटी घटने की वजह सॉरी मोलैरिटी घटने की वजह से लैम्डा एम के अंदर इंक्रीज हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था। मगर एक पॉइंट के बाद आता है कि अचानक से देखते हैं नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? पीछे हमने डिस्कस किया था कि पानी डालने से आयन क्या होंगे, आयन ज्यादा डिसोसिएट होंगे, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा डिसोसिएट होंगे। इसका मतलब पानी एक लिमिटेड अमाउंट के बाद और ज्यादा अगर आप डालते हैं तो बहुत ही तेजी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जल्दी से बढ़ता है, इसलिए अचानक से एक बहुत ही शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। ये स्ट्रेट नहीं जाता है, पहले तो लगेगा, पहले कुछ दूर तो स्ट्रेट ही चलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का रीजन अगर आप देखोगे तो ग्राफ लगभग लगभग क्या आया है, स्ट्रेट आया है। मगर इसके बाद अचानक से एकाएक तेजी से इंक्रीज हुआ है। क्यों? यहीं पर आयन बढ़ना स्टार्ट हो गए। जैसे आयन बढ़े तो दो दो फैक्टर काम करने लगा, एक मोलैरिटी वाला फैक्टर ऑलरेडी काम कर ही रहा था, आयन वाला फैक्टर भी काम किया, इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तेजी से इंक्रीज आता है। अब ये तेजी से इंक्रीज आने का रिजल्ट क्या होता है? तेजी से इंक्रीज आने का रिजल्ट ये होता है कि ये ग्राफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाता है। इसका मतलब इसको हम बढ़ाते जाए तो ये वाई पे काटेगा नहीं, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। सर वाई इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होने का मतलब क्या? क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा? नहीं, इसका लैम्डा एम सॉरी हाँ लैम्डा एम इसका निकाला जाता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इससे पहले जब मैं यहाँ पे लैम्डा एम नॉट निकाला था ना, क्या इसका लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट होगा? क्योंकि देखने से तो लग रहा है कि इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगा, इसको जहां पर टच करेगा वही लैम्डा एम नॉट होगा। सर इसका लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट नहीं होता, ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली। फिर फिर इस ग्राफ से तो निकाला नहीं जा सकता। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इस ग्राफ से नहीं निकाली जा सकती। इसमें कोई इक्वेशन है नहीं जैसे पीछे था। इसमें इससे पीछे वाले में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक इक्वेशन था, डेवाय हगल इक्वेशन, जिसमें हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उस इक्वेशन से निकाल सकते थे। मगर यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन है नहीं और उस इक्वेशन से ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पे काम करती है, वीक पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। किसकी? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, जिसको कोलराउस का बोलेंगे। अभी के लिए हम जो टॉपिक हम लेकर आए थे उसको हमने कवर कर लिया, दोनों का ग्राफ देख लिया कैसा होता है। हाँ एक चीज अगर आप देखें तो एक सीबीएसई का सवाल पूछ लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए कि हमने जो पढ़ा वो काम आया कि नहीं। तो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, मगर हाँ क्वेश्चन का एक आउटलाइन में दे देता हूँ। सवाल ऐसा था कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दोनों में ही डाइल्यूशन किया गया और दोनों का ही क्या किया गया, डाइल्यूशन, मतलब दोनों में ही वॉल्यूम को बढ़ाया गया।
तो जो इसमें इंक्रीज आया मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई, इंक्रीज हुई। कितना इंक्रीज हुई? तो 1.5 टाइम्स। इसमें भी जो लेमडा है वो इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 25 टाइम्स। मतलब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, दोनों का डाइल्यूशन बढ़ाया गया। डाइल्यूशन बढ़ाने का इफेक्ट ये रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इसकी 1.5 गुना बढ़ी और इसकी 25 गुना बढ़ी। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट था और कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। ध्यान दें, कौन इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ इस आधार पर देना है, कितना है इस आधार पर नहीं देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो बी हमारा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसी का ग्राफ अचानक से बढ़ता है, मतलब ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे आता है। और ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। इस टॉपिक पर कोलराउस लॉ से पहले ये जो वेरिएशन वाला टॉपिक है इस पे आप एमटीजी के सवाल जरूर लगा लीजिएगा, और अगर हम मौका मिला तो फिर आगे बढ़ेंगे। मगर सबसे जरूरी बात, ये लेक्चर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मुझे ऐसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।